आज हम लोग एसक्यूएल सर्वर में जॉइंस का टॉपिक पढ़ेंगे। चाहे एसक्यूएल सर्वर हो या कोई भी टाइप की एसक्यूएल प्रोग्रामिंग हो, कई बार यहाँ से हम पहले एसक्यूएल सर्वर को कनेक्ट कर लेते हैं। कई बार हमारे पास जो डेटाबेस होता है और उस डेटाबेस में जो टेबल्स होते हैं, तो वो सारे टेबल्स आपस में रिलेटेड होते हैं। अगर हम नॉर्थविंड डेटाबेस की बात करते हैं तो नॉर्थविंड डेटाबेस का एक ईआर डायग्राम होता है। ईआर डायग्राम को एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कहते हैं। आप लोग जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे उस प्रोजेक्ट का आप भी एक एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बना सकते हैं। ये विकिवर्सिटी वेबसाइट से हम नॉर्थविंड डेटाबेस का ईआर डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि टोटल 8 डिफरेंट टेबल्स हैं, जिसमें कस्टमर्स, एम्प्लॉयज, शिपर, ऑर्डर्स, ऑर्डर डिटेल, प्रोडक्ट्स, सप्लायर्स, कैटेगरीज, ये सारी टेबल्स हमारी डेटाबेस में प्रेजेंट होती हैं। इन सभी टेबल्स में हमारे पास एक प्राइमरी की होती है। जैसे कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी प्राइमरी की है, एम्प्लॉय टेबल में एम्प्लॉय आईडी प्राइमरी की है। जब कभी भी हम अपने डेटाबेस में, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में एक टेस्ट डेटाबेस बनाया था, उस टेस्ट डेटाबेस में हमने कुछ टेबल बनाए थे। तो जब कभी भी हम लोग ऐसा कोई डेटाबेस रेडी करते हैं तो हम हमेशा उसमें यूज़र आईडी, कस्टमर आईडी, एक आइडेंटिटी कॉलम जो है वो बनाते हैं। और ये जो हमारा आइडेंटिटी कॉलम होता है, ये आइडेंटिटी कॉलम हमारा इस टेबल की पहचान होता है। तो इसी तरीके से जो ये नॉर्थविंड डेटाबेस है, ये एक ट्रेडिंग कंपनी का डेटाबेस है। ट्रेडिंग कंपनी के डेटाबेस में प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग होती है। तो अगर हम यहाँ पे सीधे जाते हैं और कहते हैं सेलेक्ट टॉप 1000 प्रोडक्ट्स, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, सप्लायर आईडी, कैटेगरी आईडी, एक्सेट्रा, ऐसे करके यहाँ पे हमारे पास 8-10 कॉलम्स हैं और 74 प्रोडक्ट्स का ये डेटा है, 77 प्रोडक्ट्स का ये डेटा है। इसमें प्रोडक्ट आईडी, हर प्रोडक्ट की एक यूनिक आईडी है। और इस पर्टिकुलर टेबल में, यानी ये जो प्रोडक्ट टेबल है, इस पर्टिकुलर टेबल में ये प्रोडक्ट आईडी एक प्राइमरी की है, एक यूनिक वैल्यू है। मगर इसी टेबल में हमारे पास और भी कीज हैं, जैसे सप्लायर आईडी और कैटेगरी आईडी। ये जो सप्लायर आईडी और कैटेगरी आईडी है, ये इस टेबल में जुड़ी ज़रूर है, मगर ये दोनों आईडीज जो हैं वो दूसरे टेबल्स को बिलोंग करती हैं। तो ऐसी आईडीज जो इस टेबल का पार्ट हैं, ऐसे कॉलम्स जो इस टेबल का पार्ट है मगर एक्चुअली में वो दूसरे टेबल्स को बिलोंग करते हैं, तो वो हमारे लिए फॉरेन की होती है। तो इसीलिए जब कभी हम टेबल बनाते हैं तो टेबल में हमारे पास कई तरह के कीज होते हैं, जिसमें से एक होता है प्राइमरी की, एक होता है फॉरेन की। प्राइमरी की इन दैट टेबल एक यूनिक आइडेंटिटी होती है हर एक रो के लिए। कई बार हम लोग दो अलग अलग कॉलम्स को मिक्स करके भी एक प्राइमरी की बना सकते हैं, जो हम बाद में समझेंगे। और फॉरेन की जो होती है वो ये होती है कि a column or field in this table which refers to another table's primary key or any column। So एक ऐसी फील्ड
जो है तो इस टेबल में, मगर दूसरे टेबल की प्राइमरी की को रेफर कर रही है। तो जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें सप्लायर आईडी और कैटेगरी आईडी ऐसे दो कॉलम नज़र आते हैं। और ये जो सप्लायर आईडी है और कैटेगरी आईडी है वो दोनों किसी और टेबल को बिलोंग करती हैं। कैटेगरी आईडी जिस टेबल को बिलोंग करती है वो ये कैटेगरीज टेबल है। हम लोगों ने भी अपने जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन सिस्टम को हमने बनाया था, तो हमारे सिस्टम में भी यहाँ पे डॉक्टर टेबल और यूज़र टेबल। तो हमारा जो हॉस्पिटल डीबी हमने ओपीडी बुकिंग के लिए बनाया था, तो हमारे हॉस्पिटल टेबल में भी सबसे पहले हमारे पास पेशेंट्स है। अगर हम पेशेंट्स की डिज़ाइन चेक करेंगे तो यहाँ पे पेशेंट आईडी प्राइमरी की है। उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे डॉक्टर्स टेबल है जिसमें डॉक्टर आईडी प्राइमरी की है, और इसमें एक ओपीडी बुकिंग भी है। इस ओपीडी बुकिंग टेबल में जो बुकिंग आईडी है वो तो प्राइमरी की है, मगर यहाँ पे जो ये पेशेंट आईडी है, ये पेशेंट आईडी हमारी एक फॉरेन की है। एसक्यूएल सर्वर में यहाँ पे एक रिलेशनशिप का टैग होता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो आइडेंटिटी है वो इस नाम से है। ये फॉरेन की है ओपीडी बुकिंग में, जो डॉक्टर टेबल से रिफ़र कर रही है, और एक और प्राइमरी की है जो पेशेंट टेबल से रिफ़र कर रही है। तो आप लोग जो हमने पहली क्लास पढ़ी थी जब हम लोगों ने ये डेटाबेस बनाया था, तो उसमें भी हम लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया था। अगर मान लीजिए हमें कोई यहाँ पे की इंसर्ट करनी है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे वो की इंसर्ट कर सकते हैं और ये ऐड हो जाएगी। अभी हम इसको बाद में भी समझेंगे। तो ये हमारा फुल टेक्स्ट स्पेसिफिकेशन और आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन जो हमारी फॉरेन की होती है वो नहीं होगी, पर जो हमारी प्राइमरी की है वो आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन, और इस आइडेंटिटी वन और सीड वन है। इसको हमने पहले चैप्टर में भी समझाया था। तो बेसिकली एक टेबल में एक से ज़्यादा फॉरेन कीज हो सकती हैं, और वो हमने पहले के अपने टेबल्स में भी पढ़ा है। अभी हम इसमें कोई भी सेविंग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग ने टेस्ट के लिए ये नॉर्थविंड डेटाबेस इंस्टॉल किया है। इसे कैसे इंस्टॉल करना है, क्या करना है, वो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। अब जब हमारे पास इस तरीके का ईआर डायग्राम बना होता है, और मान लीजिए किसी ने हमसे कहा शो प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम और कैटेगरी नेम, ऐसा उसने कहा हमसे, और उसके अलावा कुछ भी, यूनिट प्राइस एटसेट्रा जो भी उसने मांगा। तो ये प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट नेम तो हमें इसी कॉलम से मिल जाएगा, यूनिट प्राइस भी हमें इसी टेबल से मिल जाएगा, सॉरी। पर ये जो कैटेगरी नेम है ये इस टेबल में है नहीं, तो ये कैटेगरी नेम दिखाने के लिए हमें इस टेबल को दूसरी टेबल के साथ में ज्वाइन करना पड़ेगा। इसीलिए एसक्यूएल में एक ज्वाइन का कंसेप्ट है, और एसक्यूएल में टोटल 4 तरीके के ज्वाइन हैं, जिसमें इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और फुल आउटर ज्वाइन, ऐसे करके 4 ज्वाइन होते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग एक एक्सेल फाइल बना लेते हैं, और इस एक्सेल फाइल में हम लोग सीधे लिख लेते हैं। यहाँ पे हम 2 टेबल बना लेते हैं। तो एक में हम लिख लेते हैं प्रोडक्ट आईडी, और एक में लिख देते हैं प्रोडक्ट नेम, और यहाँ लिख देते हैं कैटेगरी आईडी। दूसरे में हम एक कॉलम बना लेते हैं कैटेगरी आईडी, और यहाँ लिख लेते हैं कैटेगरी नेम।
ये जो कैटेगरी टेबल है, ये कैटेगरी टेबल हमारी यूनिक टेबल है, मतलब ये किसी भी टेबल पे डिपेंड नहीं कर रही है, पर यहाँ पे जो ये कैटेगरी आईडी है जो प्रोडक्ट टेबल में, वो इस कैटेगरी आईडी से सीधे रिफर है, या इस कैटेगरी आईडी को ही ये बराबर है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे 3 कैटेगरीज ऐड कर रखी हैं, 1 2 3, और उनके नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स, बेवरेजेस, और मान लीजिए हमने तीसरी कैटेगरी ऐड कर रखी है फर्नीचर। तो इसका मतलब है कि हमारे पास अभी हमारे स्टॉक में, या हमारी कंपनी ये 3 तरीके के कैटेगरी के प्रोडक्ट्स को सेल करती है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट जुड़े हैं, प्रोडक्ट आईडी 1 2 3 4, तो हर प्रोडक्ट की भी अपनी एक प्राइमरी की है, इसे हम मान लीजिए येलो, लाइट येलो कह देते हैं, तो ये प्राइमरी की है, और कैटेगरी टेबल में ये प्राइमरी की है। और प्रोडक्ट नेम मान लीजिए हम लिख देते हैं चाय, और चाय के आगे हम लिख देते हैं कैटेगरी आईडी 2 है। फिर हम लिख देते हैं टीवी, एलईडी टीवी, एलईडी टीवी के आगे हम कैटेगरी आईडी 1 लिख देते हैं। इसके बाद मान लीजिए हम एक यहाँ पे और प्रोडक्ट जोड़ देते हैं, मोबाइल फोन, इसके आगे कैटेगरी आईडी 1 लिख देते हैं, और इसमें एक हम प्रोडक्ट ऐसा जोड़ देते हैं जिस प्रोडक्ट का मान लीजिए नाम है प्लांट, और इसकी कोई कैटेगरी आईडी नहीं है, तो इसकी कैटेगरी आईडी हम 5 लिख देते हैं, एक अपने मन से, या 4 लिख देते हैं। अब आपको दिखेगा कि जो हमारी 2 टेबल हैं, इसमें एक टेबल लेफ्ट में बनी है, एक टेबल राइट में बनी है। मान लीजिए हम यहाँ से कुछ रोज इंसर्ट कर लेते हैं, और जो कैटेगरी टेबल है इसे हम लोग लेफ्ट में प्लेस कर देते हैं, और जो हमारी प्रोडक्ट टेबल है इसे हम लोग राइट में प्लेस कर देते हैं। तो अब हमारे पास एक लेफ्ट टेबल है, एक राइट टेबल है। जो कैटेगरी की आईडी है, वो आईडी की वैल्यू तो इसके पास है, और इस टेबल में ये कैटेगरी आईडी को रिफर किया गया है, तो यहाँ पे ये फॉरेन की है। सो अब ये जो ज्वाइन का कंसेप्ट है वो ये कहता है, इनर ज्वाइन में आप देख रहे हैं कि सिर्फ कॉमन पोर्शन ही आ रहा है, ओनली कॉमन पोर्शन। तो आप सबसे मेरा क्वेश्चन है, जो लोग भी इस समय क्लास में ज्वाइन है, आज आप लोग को थोड़ा इंटरेक्ट करना पड़ेगा, गलत सही जो भी जवाब दीजिए। मैं इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, और इसको मैं इधर रख देता हूँ। सो यहाँ पे जो आपके सामने 2 टेबल दी हैं, इन टेबल्स में से कॉमन आईडी कौन कौन सी है? सबसे पहले कॉमन कॉलम कौन सा है इन 2 टेबल में? मान लेते हैं कि ये एक टेबल है, इसको हम बॉर्डर दे देते हैं, और ये एक और टेबल है। क्या चीज आप बोल रहे थे कुछ? कैटेगरी आईडी दोनों में कॉमन है, राइट? तो कैटेगरी आईडी तो कॉमन कॉलम हो गया, तो हम कह सकते हैं कि इन्हें ज्वाइन किया जा सकता है। अब अगला सवाल ये है कि इन दोनों टेबल में जो कैटेगरी आईडी कॉमन कॉलम है, उस कॉमन कॉलम में वैल्यूज कौन कौन सी कॉमन है? कोई वैल्यू भी आपको कॉमन नजर आ रही है ना, या नहीं?
सो आपने लिखा 1 and 2, राइट? सो ये 1 and 2 दोनों में कॉमन है। तो ये जो इनर ज्वाइन होता है, इनर ज्वाइन में जो हमारे पास ये कॉमन एलिमेंट होता है, ये कॉमन एलिमेंट उन्हीं वैल्यूज को दिखाता है जो वैल्यूज टेबल 1 और टेबल 2 दोनों में हैं इन द कॉमन कॉलम। तो अगर हम 1 और 2 को मान लीजिए ऐसे डिफरेंस के लिए ग्रीन कलर कर देते हैं, तो यहाँ भी वो ग्रीन कलर आ सकता है। इससे भी पता लगेगा कि ये दोनों कॉमन है। हम यहाँ पे भी एक करके ऐसे लिख देते हैं आपके रेफरेंस के लिए कि ये दोनों कॉमन है। अब अगर ये दोनों कॉमन हैं तो फिर कुछ बचे हुए भी तो हैं। ये टेबल क्योंकि हमारे दाएं हाथ पे लिखा है, लेफ्ट हैंड पे लिखा है, और ये हमारे राइट हैंड पे लिखा है, इसलिए इस टेबल को हम लोग राइट टेबल बोलेंगे और इस टेबल को हम लोग लेफ्ट टेबल बोलेंगे। मतलब हमारी स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे तो आपका लेफ्ट हैंड इधर रहेगा, राइट हैंड इधर रहेगा। नाउ अब ये बताइए, लेफ्ट टेबल में ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जो राइट टेबल में नहीं है? लेफ्ट टेबल में ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जो राइट टेबल में नहीं है? या लेफ्ट टेबल में ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जो आपने 3 आंसर दिया, राइट? 3। सो अब हम बात करते हैं लेफ्ट ज्वाइन की। लेफ्ट ज्वाइन में आपको वेन डायग्राम में 2 सेट नजर आ रहे हैं। एक है टेबल 1 सेट, एक है टेबल 2 सेट। जो टेबल 1 सेट है उस सेट में सारे के सारे भरा हुआ है पूरा टेबल 1, और टेबल 2 में से केवल वही आ रहा है जो टेबल 2 और टेबल 1 में कॉमन है। तो आप लोग जल्दी से लिख के बताइए आपके अकॉर्डिंग, ठीक है? टेबल में काम कर रहा हूँ, इस डायग्राम भाई साहब को थोड़ा सा यहीं ले आता हूँ, क्योंकि आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाएगा। इनर तो सबको इजीली समझ में आएगा, इनर सबसे आसान होता है। लेफ्ट ज्वाइन की बात करते हैं। आप लोग जरा उन आईडीज को बताइए जो टेबल 1 में भी हैं और टेबल 2 में भी हैं, और टेबल 1 में आपको ऐसी भी आईडीज नजर आ रही हैं जो टेबल 2 में नहीं है मगर टेबल 1 में तो हैं। तो ऐसी कौन सी है? तो आपने कहा, प्रांशु ने कहा 1 2 1 2, तो ठीक है। 1 2 3 सिद्रा ने बोला, प्रांशु ने कहा 1 2 3, राइट? सो 1 2 3 बिल्कुल सही जवाब है। 1 2 3 ऐसी चीजें हैं जो इन दोनों सेट में से देखें तो फर्स्ट सेट में 1 2 3 तीनों हैं, मगर सेकंड सेट में उनमें से सिर्फ 1 2 है। अब इसी को हम अगर कहानी उल्टी कर देते हैं, राइट ज्वाइन। सो राइट ज्वाइन में अब आप बताइए कौन कौन सी आईडीज ऐसी होंगी जो राइट ज्वाइन में आएंगी? आईडी के नाम बताइए। यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी आईडीज होंगी जो यहाँ आएंगी? एनी आइडिया? वह आसान है। आपने यहाँ 1 2 3 बोला था, राइट? 1 2 4 आपने कहा, राइट? प्रांशु आपने कहा 1 2। प्रांशु अभी 1 2 पे ही अटके। 1 2 4, देखिए 1 2 और 4, क्योंकि यहाँ पे भले ही ये कॉमन नहीं है प्लांट,
मगर प्लांट की आईडी मान लो 4 ऐसे सोच ली, तो ये कॉमन तो नहीं है मगर ये राइट टेबल में तो है। और फिर आते हैं भाई साहब ये फुल आउटर। तो इसमें क्या होता है कि चाहे इधर से हो चाहे इधर से हो, हर तरफ से रिकॉर्ड्स आ जाते हैं। ठीक है। तो जो एसक्यूएल सर्वर है उसमें भी कुछ इसी तरह से होता है। अब जैसे हमारा जो हॉस्पिटल डीबी है, हॉस्पिटल डीबी में पहले तो मैं अभी इनको बंद कर देता हूँ। हमारा जो हॉस्पिटल डीबी है, उस हॉस्पिटल डीबी में अगर हम पेशेंट सेलेक्ट करते हैं तो पेशेंट की आईडी है 23456 23456। ओके है। हम पहले क्या करते हैं कि जो पेशेंट की आईडी इसको पहले थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं, तो आप अपडेट भी सीखेंगे। तो हम लिखेंगे अपडेट पेशेंट्स। अगेन मेक श्योर कि एसक्यूएल सर्वर हो चाहे आप जहां भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं आपका डेटाबेस सही से सिलेक्टेड हो। तो अपडेट पेशेंट यानी पेशेंट टेबल को अपडेट करो। सेट फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम को कर दो मार्क वेयर। अगर मान लीजिए मुझे और भी अपडेट करना है, सेट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू मार्क, लास्ट नेम इज इक्वल टू कॉलवे। अब मुझे स्पेलिंग नहीं आता जो भी है। सो ऐसा फर्स्ट नेम इज इक्वल टू मार्क, लास्ट नेम इज इक्वल टू कॉलवे, वेयर पेशेंट आईडी इज इक्वल टू 6। तो इस सिंपल स्टेटमेंट से क्या हो रहा है, अभी हम कोई ज्वाइन वाइन नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं अपडेट पेशेंट, पेशेंट को अपडेट करो। सेट फर्स्ट नेम बराबर मार्क, कॉमा लास्ट नेम बराबर जो भी कॉलवे, वेयर पेशेंट आईडी इज इक्वल टू 6। और इसको करके एग्जीक्यूट करते हैं और फिर कहते हैं जरा हमें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेशेंट्स बताओ। सो जब हम ये करेंगे तो अब देखिए वो अपडेट हो गया, उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों अपडेट हो गया। सो ये एक सिंपल सा हमारा एग्जाम्पल है जिसके थ्रू आप अपडेट कर सकते हैं। अगर हम लिखते हैं कि सेलेक्ट, सिर्फ हम पेशेंट आईडी लिखते हैं, सेलेक्ट पेशेंट आईडी फ्रॉम पेशेंट्स, तो इससे हमें एक लिस्ट मिलेगी जिस लिस्ट में हमें वो सारी आईडी मिलेंगी 2 3 4 5 6। फिर हम कहते हैं कि ओपीडी बुकिंग है। ओपीडी बुकिंग कितनी हुई है आप बताइए। एक ही बुकिंग हुई है। उस ओपीडी बुकिंग में हमारे पास एक ही पेशेंट है। तो अगर हम पेशेंट टेबल को लेफ्ट टेबल बोलते हैं और बुकिंग टेबल को राइट टेबल बोलते हैं, तो लेफ्ट टेबल में 2 3 4 5 6, सो हम अपने वेन डायग्राम को भरते हैं। सो एक ये ठीक है। तो अब बताओ टू कहाँ आएगा, यहाँ कॉमन में आएगा कि बाहर आएगा। इसमें से टू कॉमन में आएगा कि बाहर आएगा। अगर हम एक टेबल को पेशेंट बोले और एक टेबल को बुकिंग बोले, तो जो दोनों के बीच में कॉमन कॉलम है पेशेंट आईडी, उस पेशेंट आईडी में से टू कहाँ पे आएगा, कॉमन में। तो हम यहाँ टू लिख देंगे। और लेफ्ट में क्या क्या आएगा, 3 4 5 6, सारे जो है ना वो इधर वाले में आ जाएंगे। और जो बुकिंग टेबल है,
अब ये बताओ, बुकिंग टेबल बिना पेशेंट आईडी के बुक हो सकती है? अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि एडिट बुकिंग, नो राइट, आपने कहा नो। अगर हम कहते हैं एडिट, तो हम एक बुकिंग करना चाहते हैं। मान लीजिए हम कहते हैं पेशेंट आईडी 3 है, ये डॉक्टर 2 को दिखा रहे हैं, और इनकी एक बुकिंग डेट हम ले लेते हैं 2024 25 1 1, और विजिट ये करेंगे 2025 1 2 को, ठीक है। इनका विजिटिंग टाइम रहेगा 16:17। इनको जो दिक्कत है वो मान लीजिए फ्रैक्चर हो गया। स्टेटस स्केड्यूल्ड, और क्रिएटेड ऐड वगैरह आप नहीं भरेंगे, वो खुद भरेगा। तो इस तरीके से एक ये आ गया, यहाँ बुकिंग आईडी आ गई, ठीक है। सो हम कहते हैं सेलेक्ट टॉप, तो बुकिंग आईडी अपने आप आ गई, क्रिएटेड डेट अपडेटेड डेट अपने आप आ गया, बाकी डिटेल हमने दे दी। तो अब ये यहाँ पे पेशेंट आ गए 2 और 3, तो जो 3 भाई साहब थे इनको हम कहे तुम इधर आ जाओ, तो अब ये कॉमन में आ गए, राइट। पर कभी भी आप ऐसी एक बुकिंग कर दें जो गलत हो, ठीक है, जैसे हम करने की कोशिश करते, हम कहते फिर हम जरा एडिट कर रहे हैं, हमने अभी देखा कि पेशेंट आईडी 2 3 4 5 6 है, तो हम जानबूझ के 7 पेशेंट आईडी लिख दे रहे हैं, डॉक्टर आईडी 2 ही रखते हैं, और यहाँ पे कहते हैं 2025 1 15, 2025 1 16, 17:18। मान लीजिए इनको दिक्कत है, कुछ नहीं, तफरी के लिए आए, शेड्यूल्ड, बाकी हमने नहीं भरा। दिक्कत मान लीजिए हम कह देते हैं नेफ्रोलॉजी, कुछ किडनी रिलेटेड या रीनल कुछ है, तो ऐसा करके हमने भरा, एंटर किया। अब एंटर कह रहे हैं, ये नहीं करने देंगे। द डेटा इन रो 3 was not committed, error shows the insert is in statement conflicted with the foreign key constraint। तो जब हमने टेबल बनाया था तब हमने एक फॉरेन की कंस्ट्रेंट लगाया था। फॉरेन की कंस्ट्रेंट मतलब हमने इन दोनों टेबल्स के बीच में फॉरेन की सेटअप किया था। सो ये हमने पहले दिन पढ़ा था, ठीक है, हम लोगों ने अपने टेबल का डायग्राम भी बनाया था, और इसमें जब कभी भी हम बनाते हैं तो हमने ऐसे लिखा होता है कि फॉरेन की पेशेंट आईडी रेफरेंसेस पेशेंट टेबल की पेशेंट आईडी, और फॉरेन की बेड आईडी रेफरेंसेस हॉस्पिटल की बेड आईडी, ठीक है। जो हम लोगों ने पढ़ा था वो भी कुछ ऐसा ही था। तो जैसे हमारा जो ओपीडी बुकिंग टेबल है उसमें भी देखिए कि यहाँ पे फॉरेन की पेशेंट आईडी इसको रिफर कर रही है, और हमारे इस डायग्राम से भी आप देखिए समझिए कि जो ओपीडी बुकिंग है उसमें जो डॉक्टर आईडी है वो डॉक्टर टेबल को बिलोंग कर रही है, और पेशेंट आईडी है वो पेशेंट टेबल को बिलोंग कर रही है। तो जब ये दोनों किसी और की हैं, और ये फॉरेन की लगाते ही इसीलिए है कि जो मिस्टेक हम अभी करने जा रहे थे वो हो नहीं। तो ऐसा अगर आपने फॉरेन की कंस्ट्रेंट लगा रखा है तो जो आपका टेबल है, हम कहे अच्छा भैया माफ करो, तो वो करने नहीं देगा गलत रिकॉर्ड एंटर। तो इसीलिए इस डायग्राम में इस बुकिंग टेबल में ऐसा कभी कुछ आएगा ही नहीं, जो ऐसी कोई पेशेंट आईडी जैसे हमने 7 एंटर करने की कोशिश की, 7 यहाँ आ जाती, पर फॉरेन की ने उसे ये करने से मना कर दिया, फॉरेन की कंस्ट्रेंट ने। तो ये फॉरेन की कंस्ट्रेंट का यही मतलब होता है। सो इसलिए यहाँ पे हमारे पास
जो पॉसिबिलिटीज है वो है लेफ्ट ज्वाइन और इनर ज्वाइन। अगर हमें ये देखना है कि हमारे पास कितने पेशेंट्स हैं और उन सभी पेशेंट्स ने क्या-क्या बुकिंग कर रखी है, तो हम लोग लेफ्ट ज्वाइन लगाएंगे, क्योंकि हमें ये देखना है कि कितने हैं और उसमें से कितनों ने बुकिंग की है, हमें दोनों चीज देखना है। अगर हमें ये देखना है कितने पेशेंट्स ने बुकिंग की है या किस किस पेशेंट ने बुकिंग की है, तो उस केस में हम लोग इनर ज्वाइन लगाएंगे, क्योंकि इनर ज्वाइन मेक श्योर करेगा कि सिर्फ वो 2 और 3 को दिखाए, क्योंकि 2 और 3 ने ही बुकिंग की है। लेफ्ट आपको सब दिखाए। तो अब हम यही सीखेंगे आज। पहले मुझे आपको थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना था, और कंसेप्ट क्लियर करने के बाद आपको जो है बाकी हम आगे करते। सो हम लोग को करना क्या है, एक तो ये सब हटा देते हैं, एस्केप, यहाँ पे कह देते हैं अच्छा भैया ठीक है, 2 3 4 लिख देते हैं, क्या आप बुरा नहीं मानोगे? तो वो आप बुरा नहीं माना, 4 तो है पेशेंट, तो 2 3 और 4, तो अब जो हमारे 4 पेशेंट थे चौथे नंबर के, वो भी आ जाएंगे इधर, कहेंगे अच्छा हम आगे कूद के यहाँ। तो ये हो गई बात। अब हम कहते हैं तुम क्वेरी जाओ यहाँ से। हम पहले देखे कैसे, जब हमें सेलेक्ट समथिंग फ्रॉम पेशेंट करना होता है, तो हम क्या लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पेशेंट। तो हम कहेंगे पेशेंट भाई के सारे डिटेल दिखाओ। अब ये क्रिएटेड एट अपडेटेड डेट मुझे नहीं देखना है, तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि सेलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम कॉमा जेंडर फ्रॉम पेशेंट, 3 कॉलम उठाए। तो पहला हो गया सेलेक्ट। अगर हमें एक ही टेबल से सेलेक्ट करना होता है, तो हमारा फॉर्मूला बनता है सेलेक्ट फ्रॉम, एस एफ। ठीक है, तो एस एफ आप लोगों को पहला याद रखना है, सीक्वेंस एस एफ। पर अगर हमें 2 अलग अलग टेबल से सेलेक्ट करना है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सेलेक्ट पेशेंट्स डॉट फर्स्ट नेम, फिर लिखेंगे पेशेंट्स डॉट लास्ट नेम, फिर लिखेंगे पेशेंट्स डॉट जेंडर। ये ऐसा हो रहा है कि हम कह रहे हैं कि क्लास और उसका ऑब्जेक्ट, एक एग्जांपल या उसकी प्रॉपर्टी, तो पेशेंट डॉट फर्स्ट नेम, पेशेंट की लास्ट नेम प्रॉपर्टी और पेशेंट की जेंडर प्रॉपर्टी को उठाओ फ्रॉम पेशेंट। अगर आप इस तरह से भी लिखेंगे तब भी आपको सेम रिजल्ट नजर आएगा, क्योंकि वही बात है। इसको छोटा करने के लिए अगर 2 टेबल नहीं है रेफरेंस में, तो इसको छोटा किया जाता है। अब आती है ओपीडी बुकिंग की बात। ये ओपीडी बुकिंग में हमारे पास बुकिंग डेट है और विजिट डेट है और सिम्टम है। तो मान लीजिए विजिट डेट और सिम्टम को मुझे उठाना है दूसरी टेबल से, तो मैं लिखूंगा यहाँ से कि ओपीडी बुकिंग में से बुकिंग डेट या जो भी हमें सिम्टम, सो हमने जैसे कहा ओपीडी बुकिंग के सिम्टम्स, और फिर हमने लिखा ओपीडी बुकिंग्स के, मान लीजिए विजिट डेट, ये। तो इसको हम लोग कहते हैं, थोड़ा तुम इधर जाओ, थोड़ी जगह बनाओ, ये देखो। तो हमने पहले सेलेक्ट में सब लोग देखिए क्या लिखा है, पेशेंट से पहला नाम उठाया, लास्ट नेम उठाया, जेंडर उठाया, ये हमने कहा। तो इस पे ये बुरा नहीं मान रहा है, यहाँ लाल दिखा रहा है, राइट? ऐसा क्यों बुरा मान रहा है, आप बता सकते हैं? यहाँ पे रेड क्यों दिखा रहा है? कह रहे हैं कि ये ओपीडी बुकिंग डॉट सिम्टम हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि जो आपने फ्रॉम में लिखा है कि फ्रॉम पेशेंट, तो
जो पेशेंट वाले तो उसको समझ में आ गए। तो इजीली बस आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा फ्रॉम पेशेंट ज्वाइन ओपीडी बुकिंग। अब देखो वो बुरा मानना छूट गया उसका। तो बेसिकली आपने पेशेंट ज्वाइन ओपीडी बुकिंग इस नाम का एक बड़ा टेबल बना दिया। जब आपने कहा जैसे आपके पास एक कोई ग्लू था, सेलो टेप जैसा, आपने उसको जोड़ के दो टेबल चिपका दिया आपस में, ज्वाइन। तो जब आपने दो अलग अलग चीजों को आपस में ज्वाइन कर दिया तो आपका सीधा रिकॉर्ड आ गया। पर अभी भी ये थोड़ा बुरा माना है कि इसके आगे क्या। तो ये हो गया एस एफ जे सीक्वेंस, और आखिरी में ऑन आएगा। ऑन में क्या लिखना होता है हमें, ऑन में लिखना होता है कि ज्वाइन तो करे पर कहाँ। तो ज्वाइन करे कहाँ, कि दोनों टेबल में कॉमन क्या है, ये जो बीच का भाई है ये कौन है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑन कि पेशेंट में एक कॉलम है पेशेंट आईडी, वो जो है ओपीडी बुकिंग टेबल में एक कॉलम है पेशेंट आईडी, ये दोनों आपस में बराबर है। अब आपको कहीं पे भी रेड इंडिकेटर नजर आ रहा है? कहीं नहीं, राइट, सब गायब। इतने को जब हम चलाएंगे तो देखिए पहले टेबल से पेशेंट का फर्स्ट नेम लास्ट नेम जेंडर, दूसरे टेबल से सिम्टम और विजिट डेट, उसने ऐसे दिखा दिया जैसे कि मानो, इतना बड़ा नहीं चाहिए, इतना छोटा भी नहीं चाहिए, चलो। सो ये जो रिजल्ट है ये इसने ऐसे दिखा दिया जैसे उसने, जैसे लग रहा है एक ही टेबल से उठाया हो। सो ये जो रिजल्ट आपके सामने आ रहा है, ठीक है, ये रिजल्ट जो है ये दो टेबल को ज्वाइन करके आया है। और अभी जब हम, अच्छा यहाँ आईडी तो आई नहीं, तो हम अपने सीखने के पर्पज से कहते हैं कि अच्छा एक काम करो, पेशेंट से उसकी आईडी भी उठाओ जरा। तो हम कहेंगे पेशेंट से उसकी आईडी उठाओ, एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आई। अब बताओ ये 2 3 4 आई ना, देखो क्यों आई 2 3 4, क्योंकि जब आप कोई ज्वाइन स्पेसिफाई नहीं करते हो तो बाय डिफॉल्ट इनर ज्वाइन ही लगता है, ठीक है। जब आपने कोई ज्वाइन नहीं स्पेसिफाई किया, इवन अगर मैं लिख दूंगा इनर ज्वाइन, तब भी इनर ज्वाइन में 2 3 4 ही आएगा। तो ये डेटा मॉडलिंग या जो भी आप कहो इसे, इसमें डेटा मॉडलिंग ही हम करते हैं कि दो अलग अलग या तीन अलग अलग टेबल से डेटा को उठा ले आते हैं और उन्हें ज्वाइन कर देते हैं। अब अगर हमें मान लो ये भी देखना है 5 6, तो पहले तो मैं इस क्वेरी को लिखे रहने देता हूँ और कॉपी करता हूँ, और बस 5 6 कौन से तरीके में आएगा ये बताइए आप लोग। 5 6 इसमें से किस में आएगा, तो जिसके साथ पहले तो हमने फ्रॉम लिख रखा है ना, वो लेफ्ट है। तो इसमें पेशेंट लेफ्ट है, फ्रॉम लिखा ना हमने, कहा फ्रॉम पेशेंट, तो हम इधर से लेफ्ट से राइट पढ़ रहे, तो फ्रॉम पेशेंट ज्वाइन बुकिंग, तो लेफ्ट पहले आया ना पेशेंट, सो फ्रॉम पेशेंट ज्वाइन बुकिंग, तो ये लेफ्ट है। तो अगर हम कह देंगे कि लेफ्ट वाले में के सारे दिखाओ रिकॉर्ड्स, तो देखिए 2 3 4 5 6 सब आए, जॉन डो भी आए, मार्क कैलोवे भी आए,
पर इनके आगे सिम्टम नल, विजिट डेट नल। ये नल क्यों आया? क्योंकि इन्होंने कभी बुकिंग किया ही नहीं है। तो मैंने आपको दो सवाल करे थे। मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास कितने पेशेंट हैं और उनमें से किसने किसने बुकिंग की है, ये बताओ। तो वो लेफ्ट में से जवाब आ गया कि हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 पेशेंट है, और 5 में से जो बुकिंग की है वो किसने किसने की है। 5 में से बुकिंग की है उन्होंने जिनकी बुकिंग डेट और ये सब आ रही है। जिनकी बुकिंग डेट वगैरह कुछ आ ही नहीं रहा, यानी इन लोगों ने बुकिंग नहीं की है। अब इस क्वेरी को लगाने के बाद अगर कोई कहता है कि जो है हमको उन्हीं की जो दिखाओ, तो यहाँ पे फिर आप वेयर भी लगा सकते हैं कि वेयर सिम्टम्स इज इक्वल टू नल। वो बाद में भी हम सिखाएंगे कि इस चीज़ को कैसे करना है। मे बी यहाँ पे एरर है, मे बी वो ऐसे आएगा, तो इसको हम बाद में समझेंगे। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात जो हमें समझनी है, अगर हम वेयर लगाएंगे, एक तो ये हमारा पहले पूरा रिकॉर्ड आ गया, मैं सिर्फ इतना रिकॉर्ड दिखाता हूँ। अगर हम वेयर लगा रहे हैं तो ये चाहे हम पेशेंट आईडी जो वैलिड वैल्यू है वो भी लगा रहे हैं तब भी एरर आ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आप ज्वाइन का यूज करते हैं तो आपको कॉलम के साथ कभी भी कॉलम को अकेले नहीं लिखना है वेयर में। आपको ऐसे लिखना है, जैसे अगर आप लिखेंगे वेयर पेशेंट डॉट पेशेंट आईडी इज इक्वल टू 5, तो जब आप वेयर क्वेरी लगाएंगे तो एक तो एस एफ जे ओ यानी सेलेक्ट फ्रॉम, फिर जो भी ज्वाइन का है उसके बाद ऑन के में आपने बता दिया कि कौन कौन से कॉमन है। तो वेयर के केस में आप हमेशा ये लगाएंगे। तो अब आपको आएगा कि वो पर्टिकुलर पेशेंट ही आ रहा है जिसकी पेशेंट आईडी जो है वो 5 है। तो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कहीं पे नोट भी कर सकते हैं, वरना मैं अभी आपको एक क्वेरी भेज भी दूंगा। सो ये हमारा सिंपल सा वेयर क्लॉज है। अगर हमें वेयर क्लॉज नहीं लगाना है, आज पहले आप लोग ज्वाइंस को सीखिए, वेयर और नल क्वेरीज को कैसे फिल्टर करना है, ये सब हम लोग और अच्छे से हमें सीखना पड़ेगा। तो ये हमारा सिंपल सा एक केस है। और यहाँ पे अभी वेयर को छोड़ देते हैं, सिर्फ इतने में दो टेबल्स को ज्वाइन करने में आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं अभी तक? नाउ ठीक इसी तरीके से हम लोग एक एग्जांपल और करते हैं, हम इसे सेव कर लेते हैं। तो ये हमारा है 15 जैन ज्वाइंस 1। ओके, ये सब बंद कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। नाउ हमारे पास नॉर्थविन टेबल है जो प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छा है। तो नॉर्थविन टेबल में से हम कहते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे जैसे वहाँ पे हमारे पास पेशेंट और ओपीडी बुकिंग था, तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट है जिसमें कैटेगरी आईडी है। और अगर हम लिखते हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कैटेगरीज, तो कैटेगरीज टेबल में हमारे पास कैटेगरी आईडी और नाम है। तो इसको हम दो अलग अलग उसमें चलाते हैं, एक न्यू क्वेरी में कैटेगरीज को देखते हैं और इधर वाले में प्रोडक्ट को देखते हैं। सो आपको दिख रहा है कि प्रोडक्ट में कैटेगरी आईडीज है सारी हमारे पास 1122 सब कुछ है, और यहाँ पे भी हमारे पास सारी कैटेगरी आईडी है। सिंपल सा ज्वाइन अगर इन दोनों को करना है तो हम लिखेंगे, और यहाँ पे क्योंकि दोनों में कॉमन ही वैल्यूज है तो हम यहाँ इनर ज्वाइन ही का यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे सेलेक्ट कैटेगरीज। मान लीजिए हमें कैटेगरीज से सारे कॉलम उठाने हैं, तो हम लिखेंगे सेलेक्ट कैटेगरीज डॉट स्टार, और प्रोडक्ट में से हमें कुछ कॉलम उठाने हैं, जैसे प्रोडक्ट में से प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट में से प्रोडक्ट का नाम।
तो हम कैटेगरीज से सारे कॉलम उठा रहे हैं और प्रोडक्ट से 2 कॉलम उठा रहे हैं। लिखेंगे फ्रॉम कैटेगरीज इनर ज्वाइन। तो फ्रॉम सेलेक्ट A डॉट कॉलम 1, B डॉट कॉलम 2, C डॉट कॉलम, B डॉट कॉलम 3, ऐसे करके आप A और B से कॉलम उठा लीजिए। लिखिए फ्रॉम A इनर ज्वाइन B, तो यहाँ पे B है प्रोडक्ट, इनर ज्वाइन टेबल 2 ऑन। अब ऑन में क्या लिखा जाएगा? और अगर आपको कभी भी कॉमन कॉलम के उसमें प्रॉब्लम हो रही है तो हमेशा ER डायग्राम देखिए। आप बताइए प्रोडक्ट टेबल और कैटेगरीज टेबल में कौन सा कॉलम कॉमन है? कैटेगरी आईडी, राइट। सो हमें सिंपली करना क्या है, तो यहाँ पे हम क्या लिखें ज्वाइन करने के लिए? यहाँ पे क्या लिखें? फर्स्ट टेबल का नाम, देन कैटेगरी तो हमने लिखा आईडी कैटेगरीज का नाम और डॉट कैटेगरी आईडी। इसे बराबर इज कर इक्वल दें टू, प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट के आगे क्या लिखें? प्रोडक्ट आईडी, नहीं कैटेगरी आईडी। कैटेगरी आईडी। सो ऐसा, देखिए। और जब ये करेंगे तो देखिए फर्स्ट टेबल से सारे कॉलम आ गए, कैटेगरी आईडी नेम डिस्क्रिप्शन पिक्चर, और दूसरे टेबल से वही आए। अगर मान लो मुझे दोनों से सारे सेलेक्ट करने होते, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी एक कॉपी बना ले रहा हूँ। अगर मुझे दोनों से करने होते तो मैं क्या लिखता, प्रोडक्ट्स डॉट स्टार कैटेगरी डॉट स्टार करके। तो स्टार क्योंकि हमें पता है कि होता है ऑल का रिप्रेजेंटेटिव है, तो यहाँ देखिए पहले इसके सारे फिर इसके सारे, पर ज्वाइनिंग वहीं पे हुई है जहाँ है, पहले सारे बेवरेजेस आ रहे हैं फिर कंडिमेंट्स आ रहे हैं। तो जो जैसे चाय है तो चाय की कैटेगरी आ रही है। तो ये जो पर्टिकुलर रिकॉर्ड होता है इसको हम लोग देखते हैं ऐसे हैं, जैसे हम कहते हैं कि प्रोडक्ट से मान लीजिए मैंने उठाया प्रोडक्ट आईडी, और प्रोडक्ट से ही मैंने उठाया प्रोडक्ट का नाम, और मैंने कहा कैटेगरी से उठा के दीजिए कैटेगरी का नाम, क्योंकि आईडी तो ऑलरेडी है वहाँ पे, तो ये 3 उठाते हैं। तो इससे बेसिकली नज़र क्या आता है कि ओरिजिनली जो होता है टेबल में सिर्फ प्रोडक्ट की आईडी, प्रोडक्ट का नाम और कैटेगरी की आईडी लिखा होता है। जब आप इस तरीके से करते हैं तो प्रोडक्ट की आईडी, प्रोडक्ट का नाम और कैटेगरी का नाम, तीनों चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये आप लोग जो है करके देखेंगे, ठीक है। और ये हमारा सिंपल सा केस है। अब जैसे इनर ज्वाइन है, इसी में हम लोग मान लीजिए लिख दें आउटर ज्वाइन। तो आउटर ज्वाइन या हम लिख दें फुल आउटर ज्वाइन, ठीक है। तो फुल आउटर ज्वाइन जब हम लिख देंगे तो यहाँ पे वही रिकॉर्ड वही आएगा, क्योंकि ये एक ऐसा केस है कि यहाँ पे दोनों टेबल्स में बिल्कुल सेम वैल्यूज हैं, ठीक है। पर फुल आउटर ज्वाइन में क्या होता है कि जैसे अगर लेफ्ट, जैसे फॉर एग्जांपल हमें लेफ्ट टेबल और राइट टेबल दोनों को उठाना है, तो लेफ्ट से 1 2 3 आ जाएगा, राइट से 1 2 4 आ जाएगा इस केस में। और जहां जहां पे इनके मैचिंग रिकॉर्ड नहीं होंगे वहां हर कॉलम में नल भर के आ जाएगा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा। सो फुल आउटर ज्वाइन में बेसिकली अगर लेफ्ट टेबल में और राइट टेबल में मान लीजिए ऐसा है कि दोनों में कॉमन वैल्यूज नहीं है, तो वहाँ पे रिकॉर्ड सारे आ जाएंगे लेफ्ट से और राइट से, जहाँ जहाँ वैल्यूज होंगी वहाँ वो वैल्यूज आ जाएंगी, अदरवाइज नल आ जाएगा। सो ये आज का सिंपल सा एक केस है। अभी हम लोगों को कुछ और चीज़ें भी पढ़नी है, जैसे ग्रुप बाय, ग्रुप बाय के साथ क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं। फिर हम लोगों को ये भी सीखना है कि ये हमारे आठों के आठों टेबल है ना, यहाँ पे एक क्वेरी ऐसी भी तो बन सकती है कि हम आठों टेबल को ज्वाइन कर दें, ठीक है। तो हम 8 वो भी करने की कोशिश करेंगे, मगर पहले हम लोग 2 टेबल के आगे 3 टेबल फिर 4 टेबल,
तो धीरे धीरे, और इसमें 3 टेबल में भी लॉजिक कुछ नहीं बदलेगा, पर मैं आज आप लोगों को बता के अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। अभी मैं आप लोगों को ये 2 क्वेरीज भेज देता हूँ और आप लोग इन क्वेरीज को प्रैक्टिस कीजिए। कल हम लोग मल्टीपल टेबल्स और ज्वाइन करना सीखेंगे और फिर ग्रुप बाय सीखेंगे। तो ये इस तरीके से SQL सर्वर की मदद से, या माई एसक्यूएल से आप सीखें, किसी से भी आप सीख रहे हैं, आप बेसिकली सीक्वल सीख रहे हैं। और आप देखेंगे कि दोनों में मोस्टली सेम चीज़ होती है, चाहे आप PostgreSQL पे अप्लाई करें। सो एक कोई एसक्यूएल अच्छे से सीख लीजिए और जो भी आप कंसेप्ट सीखेंगे मोर और लेस वो सब में कॉमन होगा, और जहाँ नहीं होगा वो बीच में मैं आपको बताऊंगा कि जैसे फॉर एग्जांपल फुल आउटर ज्वाइन माई सीक्वल में नहीं होगा, उसका एक अलग तरीका होता है। सो ये सब, और एक सेल्फ ज्वाइन भी हम लोग सीखेंगे, सेल्फ ज्वाइन कैसे करें। तो हमारे पास एक और टेबल आएगा जिसमें हमारा एम्प्लॉयज टेबल है। इस एम्प्लॉयज टेबल में एक खास चीज़ है और वो ये है कि इतनी तो खास नहीं, ये दिखाई नहीं कुछ, ये रहा। तो एम्प्लॉयज टेबल में ये खास चीज़ ये है कि यहाँ पे एक रिपोर्ट्स टू नाम का कॉलम है। तो जैसे एम्प्लॉय आईडी है कि जो नैन्सी नाम के एम्प्लॉय हैं वो रिपोर्ट करते हैं टू को। अब टू नाम का कोई एम्प्लॉय होता है क्या? तो बेसिकली ये टू कौन है? ये है टू। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि एक ही टेबल में उसी टेबल को रिफर कर दिया, और टू किसी को रिपोर्ट नहीं करता है, नल को करता है। यानी टू खुद ही एक मैनेजर है या ओनर है, वो किसी को रिपोर्ट नहीं करता है। तो हायरार्की है ना, हायरार्की मतलब बड़े से छोटा क्रम है। तो मैनेजर हो गया एंड्रयू फुलर। तो ये भी हम समझेंगे सेल्फ ज्वाइन का कंसेप्ट। आज हम लोगों ने टू टेबल या मल्टीपल टेबल ज्वाइन का कंसेप्ट समझा है। अगर पहली बार में नहीं भी आया, थोड़ा बहुत भी आया, तो धीरे धीरे आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और भी ये आ जाएगा। ओके, सो इसको हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे और जो है उसमें सब सिखाएंगे। तब तक आप ये सारी प्रैक्टिस कीजिए। और जो मैंने आपको 50 नॉर्थ विंड का बताया था, तो ये भी मैं शेयर कर दूंगा आप लोग को। सो ये 50 नॉर्थ विंड में क्या है, पीडीएफ क्वेश्चंस है। एक पीडीएफ है जिसमें 50 क्वेश्चन है उसी टेबल पे। तो अगर आप लोगों को डेटा एनालिसिस या नॉट जस्ट डेटा एनालिसिस, एसक्यूएल क्वेरी लिखना सीखना है बहुत सारी, सेलेक्ट करने की, तो ये 50 क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा एसक्यूएल आती जाएगी। और एक बार आपके एसक्यूएल समझ में आ गई तो आपके डेटा मॉडलिंग समझ में आने लगेगी। खास करके जब जॉइंट्स वगैरह आप सीख लेंगे, सेलेक्ट करना समझ में आने लगेगा, एग्रीगेट फंक्शंस हम सीखेंगे। जब ये सब आपकी समझ में आने लगेगा तो आप जो है रिपोर्ट्स बनाना भी सीख जाएंगे। और चाहे आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हो या डेटा एनालिसिस, आपको अपने एप्लीकेशन में रिपोर्ट तो बनानी पड़ती। तो ये सारा धीरे धीरे हम लोग स्लोली सब चीज़ें सीखेंगे। आप लोगों में से भी जो लोग एसक्यूएल सर्वर को सीखना चाह रहे हैं, तो हम इन क्लासेस को अल्टरनेट डेज पे करते हैं और वीडियो अपलोड करते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि जब भी हम सीक्वल सर्वर की क्लासेस को करके अपलोड करेंगे या सीक्वल की क्लासेस को अपलोड करेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।